हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। और मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, जो ब्लैक बॉडी का कह सकते हैं बेसिक, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो हमने पूरा डिटेल में देखा था। आज अब हमारा जो लेक्चर है ये लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो एक ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी टर्म है स्टूडेंट, सबसे पहले जो किरचॉफ साइंटिस्ट हमारे गुस्टाव किरचॉफ, उन्होंने 1859 के अप्रॉक्स, 1859 का एंड और लगभग 1860 का स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसे इन्होंने ब्लैक बॉडी कहा था। और उस ब्लैक बॉडी के इंट्रोड्यूस होने के बाद उस ब्लैक बॉडी पे बहुत सारी रिसर्च हुई, मटेरियल्स पे टेम्परेचर के इफेक्ट्स की स्टडीज हुई बहुत सारी, और जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है कह सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो स्टडी है, जो एक कर्व दिया था स्पेशली, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, वो इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर के अप्रॉक्स 1899 के आसपास ये दिया था। तो लर्मर एंड प्रिंगशेन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो ग्राफ है वेवलेंथ का एनर्जी के टर्म्स में, या कहें कि टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाते हुए कि क्या उसमें चेंजेस आएंगे रेडिएशन में, तो उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि ब्लैक बॉडी है क्या। ब्लैक बॉडी एक ऐसा टर्म, एक ऐसा मटेरियल कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी जिसमें इंसिडेंट किए जाने वाले वो सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, और जब उसको हम हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें, तो उस कंडीशन में वो कुछ ना कुछ रेडिएशन भी हमें दे। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज रखने वाले मटेरियल हैं, बॉडीज हैं, उनको ही ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, परफेक्ट कोई भी ब्लैक बॉडी अभी तक नेचर में नहीं पाई गई है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो परफेक्टली कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जो फेरीज ब्लैक बॉडी है उसको नियर अबाउट परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना गया है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए, एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना होगा। डेफिनेशन अगर आता है 2 मार्क्स में केवल कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखी हुई है। When a black body is heated to high temperature, जब किसी ब्लैक बॉडी को हम बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, in that condition it emits total radiation। और इस कंडीशन में जो ये सारे रेडिएशंस दे रही होती है, उन्हीं रेडिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे आप, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन से क्या मतलब है, whenever we provide some higher amount of temperature to that black body, it emits different types of radiation। ये अलग अलग तरीके का रेडिएशन दे सकती है, और वो रेडिएशन का आउटपुट कलर क्या होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर कि कितना टेम्परेचर हमने दिया। तो इसकी स्टडी अब हम लोग डिटेल में कर्व के थ्रू भी करेंगे, जिसको हमने लर्मर और प्रिंगशन कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि जब ये स्टार्टिंग हुई करीब 1860 के आसपास, तो उस समय किरचॉफ जो साइंटिस्ट, उन्होंने 2 बातें यहाँ पर कही थी। क्या बातें थी वो, कि अ ब्लैक बॉडी नॉट ओनली एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, बट ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर एट हाई टेम्परेचर। तो ये ब्लैक बॉडी को डिफाइन किया था सबसे पहले जो किरचॉफ साइंटिस्ट ने, वो इसी तरीके से उन्होंने बताया था कि ब्लैक बॉडी वो मटेरियल होगा जो ना केवल सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर एक परफेक्ट रेडिएटर की तरह भी वर्क करेगा। तो ये डेफिनेशन है, कह सकते हैं ब्लैक बॉडी की, जो पहला पॉइंट उन्होंने दिया, जिसको हमने कह दिया यहाँ पर 2 लॉज के फॉर्म में। दूसरी चीज उन्होंने जो काफी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे स्टूडेंट, कि द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो भी ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन होगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी। जो भी रेडिएशन, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ वेवलेंथ बाहर निकलेगी, रेडिएट होगी, एमिट होगी, वो मटेरियल किस नेचर का है, उसका टाइप कौन सा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर दिया है, उस हिसाब से ही उसका रेडिएशन होगा।
मींस कहने का ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आयरन रॉड है, कोई लोहे की रॉड है या कोई दूसरा मटेरियल है, ठीक है, टंगस्टन बल्ब का एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं, उस पर टंगस्टन मटेरियल होता है। इनमें किसी को भी अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी दें, एक्सटर्नल एनर्जी से अगर हम उसको जब प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से निकलने वाले रेडिएशंस जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे। मींस वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्लैक बॉडी की तरह वर्क कर रहा है तो उसमें निकलने वाला जो रेडिएशन होगा वो नेचर पे, बॉडी के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बनाया हुआ है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बनाया गया है। इसी को हम लाइट स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, जिसमें ये विजिबल लाइट की कैटेगरी जो मैंने येलो कलर से यहाँ पे दिखा दी है, ये येलो कलर की जो विबग्योर फॉर्मेट है जिसको हम विजिबल लाइट कैटेगरी कहते हैं, यहाँ पर मैंने इसको नैनोमीटर की कैटेगरी में लिखा हुआ है। मींस वी वॉलेट से लेके 400 नैनोमीटर से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर तक की जो लेंथ है, जो रेंज है वेवलेंथ की, ये विबग्योर विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो कि हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, इसके अगर इधर साइड बढ़ते हैं तो ये इंफ्रारेड रीजन यहाँ पे आ जाता है, जो कि 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻4 मीटर तक की वैल्यू, यहाँ पे ये जो येलो वाली वैल्यूज हैं ये सारी मैंने मीटर में ली हुई है, और ये जो स्पेक्ट्रम वाला है इसको मैंने नैनोमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दें। इंफ्रारेड के आगे अगर बढ़ते हैं तो वहां पर हमें माइक्रोवेव रीजन मिलता है, उसके और आगे बढ़ने पर जो स्पेक्ट्रम है वो रेडियो वेव स्पेक्ट्रम कहलाता है। रेडियो की वेवलेंथ है जो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग ज्यादातर यूज भी करते हैं, आपने देखा सुना जरूर होगा, एफएम हम लोग सुनते हैं, डिफरेंट रेड एफएम है आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे एफएम है। तो 1 और इसकी रेंज है अप्रोक्सीमेटली, और मीटर की रेंज में ये मैं बता रहा हूँ सारी 10⁻²। ये टीवी जो शोज हम लोग देखते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट टाटा स्काई, डिश टीवी, इनके माध्यम से, तो ये सब 10⁻², और उसके आगे शॉर्ट वेवलेंथ यहाँ पर कही जाती है। और इसके इधर अगर हम बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा बहुत हाई एनर्जी की वेव कहलाती हैं, जो हार्मफुल काफी होती हैं, जब हम इस विजिबल स्पेक्ट्रम से इस साइड बढ़ते हैं तो ये हमें मिलती हैं यूवी रेज, के जस्ट आगे यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे हम कहते हैं 10⁻⁸ मीटर की कैटेगरी इनकी है। इधर एक्स रेज उसके बाद और उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई है, हाई फ्रीक्वेंसी हो चुकी है एक्स रेज की, 10⁻⁻10 यहाँ पर है। गामा रेज हैं जो कि 10⁻12 से लेकर 10⁻14 तक की रेंज में मिल रही है। तो स्टूडेंट, जब भी हमें कोई ब्लैक बॉडी से विजिबल लेंथ का स्पेक्ट्रम आउटपुट में मिल रहा होता है, ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हमेशा जो ब्लैक बॉडी होगी वो कलर जब आउटपुट में निकालेगी वो विजिबल लेंथ का ही हो, वो इनविजिबल भी हो सकता है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे अगर कोई यहाँ पर मैं बल्ब का एग्जांपल ले लेता हूं, और इस बल्ब को हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं डिफरेंट एसी वोल्ट के, अगर 0 से लेके वेरिएबल सप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इसमें 0 से लेके 220 वोल्ट तक की रेंज हम लोगों को देनी होती है। तो जैसे हम इसको 10 वोल्ट की अप्रोक्सीमेट रेंज देंगे तो ये ऐसा नहीं कि इस फिलामेंट में हीटिंग नहीं होगी, कलर भले ही ना निकल रहा हो, कोई भी कलर हमें ना दिख रहा हो, लेकिन उसमें हीटिंग होगी, यानी कि कुछ ना कुछ इनविजिबल लेंथ का यहाँ पर रेडिएशन होगा ही होगा। अगर हम उसको 10 से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20-30 वोल्ट की रेंज में लाते हैं, तो इसका कलर स्टार्टिंग में पहले होता है रेड। जब हमने लो वोल्टेज अप्लाई किया, लो एनर्जी दी है, मींस लो टेम्परेचर अगर इसको दे रहे हैं, उस कंडीशन में रेड यहां पर मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर इसको आप प्रैक्टिकली घर पे, अगर आपके पास वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने का सिस्टम है आपके पास, तो आप उसको एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं। यूट्यूब पर डिफरेंट इसके एक्सपेरिमेंट इसका किया भी गया है, जहां पे आप देख सकते हैं रेड, उसके बाद ऑरेंज स्पेक्ट्रम मिलना शुरू हो जाता है, ऑरेंज के बाद येलो ये हो जाता है बल्ब, और इस तरीके से धीरे धीरे ये व्हाइटिश की तरफ बढ़ जाता है जब इसको अगर हम बहुत ज्यादा हायर वोल्टेज की तरफ लेके जाते हैं। तो मींस कहने का क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा वो दी गई एनर्जी पर, दिए गए टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिकल बल्ब का ही बताया, ऐसी आयरन रॉड का भी, इसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोहे की रॉड होती है वो स्टार्टिंग में रेड हो जाती है। जब वो रेड को अगर हम और हीट प्रोवाइड करते हैं और गर्म करते हैं तो वो ऑरेंज होती है, ऑरेंज से येलो की तरफ कन्वर्ट होती है। अगर इसको हम और आगे लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यही स्पेक्ट्रम उसका चल रहा है, तो ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये काफी रेंज अलग अलग तरीके की। तो ग्रीन और इसके पहुंचने से पहले ये पूरा स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत हायर मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है कि बहुत हायर अगर हम वहां पर दे देते हैं टेम्परेचर, तो उसमें कंडीशन में हमें ये 3 कलर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद वो व्हाइटिश कलर और मे भी इंडिगो तक भी पहुंच जाता है। जैसे कि जब आपने देखा होगा उसमें गैस के जो बर्नर्स होते हैं उसमें आपको यहाँ तक की स्पेक्ट्रम भी मिल जाती है, क्योंकि उसमें हम पॉसिबल है उसको हम हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पा रहे होते हैं। या जो वेल्डिंग वाली जो गैस जहां से निकलती है वहां की जो फायर होती है उसमें भी आप ये स्पेक्ट्रम विब्योर का देख सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि कहां पर किस तरीके का टेम्परेचर उसको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा स्पेक्ट्रम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम कहलाता है। और आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो स्टडी की गई थी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए 1890 के आसपास, 99 के आसपास, लर्मर और प्रिंगस्टन साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने पूरे की पॉइंट्स लिख दिए हैं ऑलरेडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, और यहाँ पर हम इसके स्पेक्ट्रम को किस तरीके से बनाएंगे ये भी डिटेल में ना देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए ग्राफ जो कर्व यानी कि हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पर हमने वेवलेंथ लिया है जिसको हम नैनोमीटर रेंज में यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। 100 नैनोमीटर से अप्रॉक्स 2500 नैनोमीटर तक की रेंज मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ली हुई है। वर्टिकली यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी लिया हुआ है, इसको हम रेडिएंट पावर पर यूनिट वेवलेंथ का कर्व भी कह सकते हैं, R बाई लैम्डा, जहाँ पे R रेडिएंट पावर को इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ये नैनोमीटर की रेंज दिखा रखी है, इसमें ये जो स्पेक्ट्रम है 500 टू 1000 का, ये जो रेंज है हमारी विजिबल रेंज कहलाती है, विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम हम लोग बनाते हैं उसमें ये पर्टिकुलर रीजन हमारा कैसा है, विजिबल लेंथ का रीजन है। तो यहाँ पर डिफरेंट मैंने ऑलरेडी पीक पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि हम इसको डिफरेंट टेम्परेचर के टर्म्स में दिखा सकें कि यहाँ पर हमें क्या पीक पॉइंट मिल रहे हैं। तो टेम्परेचर के टर्म्स में 3000 केल्विन के फॉर्म में हम यहाँ पर टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है किस तरीके से मिलेगा वो हम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से पीक जो पॉइंट हमें मिलेगा, पहला टेम्परेचर हम दे रहे हैं 3000 एंगस्ट्रॉम, तो इस कंडीशन में 966 नैनोमीटर के आसपास लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें मिल रही है। और ये कुछ इस तरीके से आगे 2500 की रेंज तक बढ़ जाता है। मींस कहने का क्या है कि जब हम इसको 3000, ये वाला जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी है, 3000 केल्विन। तो T1 अगर कहते हैं 3000 केल्विन, तो उस कंडीशन में कैसा हो रहा है पहले कि एक पीक पॉइंट ऐसा है जहां से हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है 2 भागों में बढ़ जा रहा है। मींस इस 966 नैनोमीटर वाली जो रेंज है हमारी वेवलेंथ की, इससे इधर वेवलेंथ कैसी हो रही है, पहले हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, और 960 नैनोमीटर पीक पॉइंट पहुंचने के बाद वेवलेंथ कैसी हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये पीक पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है किधर की तरफ, 724 नैनोमीटर रेंज की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स 966 नैनोमीटर की जो रेंज है ये कैसी है, ये हम कह सकते हैं कि इंफ्रारेड रीजन को इंडिकेट करता है। मोस्टली 8000 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेंज होती है, यानी कि 800 नैनोमीटर की जो रेंज होती है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम का लास्ट कह सकते हैं उसको, रेड कलर जहां पे एंड होता है। तो ये हमारा इंफ्रारेड है। दूसरा हमने यहाँ पर जो दिया, इसमें भी पीक हमें पहले कैसा मिला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर वैल्यू कैसी थी, वेवलेंथ की कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। और किस टेम्परेचर पर ये इफेक्ट हो रहा है ब्लैक बॉडी में, ये हो रहा है हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम की रेंज पर। और इसमें भी हमें फिर डिक्रीमेंट इस तरीके से देखने को इसमें मिलता है।
अब अगर हम इसी पीक पॉइंट को फिर से चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो पीक पॉइंट हमें मिला 4000 वाली कैटेगरी में, तो यहां पर मैं लिख देता हूं T1 हमें जो मिल रहा है अप्रोक्सीमेट 3000 लिखा ही है मैंने, और ये हमारा जो है ये 4000 केल्विन की टेम्परेचर की वैल्यू देने पर हमें मिल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज और कर रहे हैं, 5000 केल्विन जब प्रोवाइड कराते हैं तो हम स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि इसका जो पीक पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है, और अगेन आगे फिर ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रेट ही है, कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें मिल रहा होता है। ये जो वैल्यू है ये कह सकते हैं अप्रॉक्स 5000 केल्विन पर हमें मिल रही होती है। अब इसी टेम्परेचर को अगर हम और ज्यादा हाई कर देते हैं तो क्या हमें मिलता है पीक, तो इसके पीक को आप इस तरीके से बनाएंगे, और यहां पे मिलने के बाद ये पीक हमारा कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर ये जो पीक हमें मिल रहा है, इस पीक को थोड़ा और शो कर दे सही से, ये पीक है हमारा जी। तो पीक जो है बनाते समय ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमेशा ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे लेफ्ट साइड को। तो पहले पीक हमें जो मिला था वो यहां पर मिला, दूसरा पीक यहां मिला, तीसरा पीक यहां पे मिला, और चौथा पीक यहां पे मिला है। और ये जो चौथा पीक मिल रहा है स्टूडेंट, ये लगभग 6000 केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू पे मिल रहा है। तो डिफरेंट टेम्परेचर है, T1, T2, T3, T4 कह सकते हैं इसको इस तरीके से। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बिहेवियर रेडिएशन का। तो ये जो ग्राफ है ये यूनिवर्सल ग्राफ है स्टूडेंट्स, किसी भी ब्लैक बॉडी पर। ये हमेशा याद रखिएगा, पहले भी बताया था कि मटेरियल पर रेडिएशन जो होता है, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसा कि इस ग्राफ में शो किया गया है कि वो लेफ्ट साइड में पीक पॉइंट लैम्डा का शिफ्ट हो रहा है। तो हर ब्लैक बॉडी के लिए वेवलेंथ के टर्म्स में जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा लेफ्ट साइड को ही शिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो इस ग्राफ से पूरा जो ये कंक्लूजन है, कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए स्टूडेंट्स जब ये क्लासिकल फिजिक्स चल रही थी। यानी कि अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, तो 18th सेंचुरी में अप्रोक्सीमेट 1850 के आसपास बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिस समय, और स्टीफन्स लॉ वहां पर हमें मिला, बोल्ट्जमैन लॉ मिला, ब्लैक बॉडी की डिस्कवरी हुई, किरचॉफ साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी के बारे में बताया। तो वहां से ये कुछ अनसुलझे रहस्य जैसे कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। फिर आई यहाँ पर रिलेटिविटी 19th सेंचुरी के आसपास, 1905 में हम जानते हैं कि आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। फिर वहां पर से इसी ब्लैक बॉडी के जो रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट थे वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से किए। उसके बाद वीन्स आए साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ पर 1911 में इस एक्सपेरिमेंट को किया ब्लैक बॉडी के ऊपर, और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ पर दिया, और उनके इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। उसके बाद इसी थ्योरी में, यानी कि फिर धीरे धीरे जब ये क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर खत्म होने लगी, जब रिक्वायरमेंट आने लगी ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को, और यहाँ पर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आना शुरू हो गई, और उसके बाद मैक्स प्लांक आए। मैक्स प्लांक जिन्होंने सबसे पहले कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत करी। इसके बाद 1930 तक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आपको मिली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आई। उसके बाद हम क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ आजकल क्वांटम के ऊपर बेस्ड चीजें ही आजकल देखते हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि शुरुआत थी क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आने की, क्योंकि वहां पर कुछ सवाल ऐसे थे जो सॉल्व नहीं कर पा रही थी क्लासिकल फिजिक्स, इसीलिए क्वांटम फिजिक्स की तरफ यहाँ पर मूवमेंट हुआ। तो ये जो पूरा ग्राफ है स्टूडेंट यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके कंक्लूडिंग पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, जो एग्जाम में अगर आप लिख के आते हैं तो 100% आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या क्या पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे भी बताए थे आपको, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाए हैं।
पहला पॉइंट है इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, जो हमारा टेम्परेचर का रेंज यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है एग्जांपल के तौर पे 3000, 4000, 5000, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी हमारी बढ़ रही है। कम टेम्परेचर था तो इंटेंसिटी यहाँ पर है, ये इंटेंसिटी की लाइन है हमारी। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो इससे आप बता सकते हैं कि इंटेंसिटी कैसी हो रही है, हाई हो रही है जब भी हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो पहला कंक्लूडिंग पॉइंट आपको ये लिख के आना है। सेकेंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेज। जो रेडिएशन का अमाउंट है वो इंक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट, बहुत ही की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्राफ का समझने के लिए। कैसे इसको समझेंगे कि जो रेडिएशन एमिटेड हो रही है, रेडिएशन का मतलब है ये वैल्यू R, और R क्या चीज है, इनडायरेक्टली R जो होता है हमारा, मैंने बताया था आपको, रेडिएंट पावर, जिसको निकाल सकते हैं हीट डिसिपेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि Q क्या है यहाँ पे, एक तरीके से एनर्जी है जो बाहर निकल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ये एनर्जी हम अगर इस ग्राफ में देखना चाहते हैं तो कहां से हमें मिलेगी, तो ये एनर्जी हमारी इस ग्राफ का एरिया ही है। जो पहला कर्व मिला हमें वो इसका एरिया कितना है, उसका एरिया इतना है यहाँ पर। जो दूसरा हमें कर्व मिला उसका एरिया ये वाला एरिया है। तो अगर आप इसके एरिया को देखते हैं, ये देखिए, तो एरिया में ही आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। जो ग्राफ में, इस ग्राफ के अंडर एरिया जो है वही हमारा एरिया R को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट डिसिपेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एरिया अंडर द कर्व इज nothing but the amount of radiation emitted which is increased with the rise in temperature। ये आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख के आना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीक वेवलेंथ। अब पीक वेवलेंथ क्या है, जो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, लैम्डा मैक्स, ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज है लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ। अब किस समय की मैक्सिमम वेवलेंथ है वो देखिए। पीक वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा मैक्स, जो कि करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी है। यानी कि ये पीक वेवलेंथ जो है, लैम्डा मैक्स जो है, वो किस बात को इंडिकेट कर रही है, पीक एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रही है। यहां पर हमेशा रखिएगा लैम्डा मैक्स का मतलब ये लैम्डा मैक्स नहीं है। लैम्डा मैक्स का मतलब है कि वो वैल्यू वेवलेंथ की जहां पर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रही है। मैक्सिमम इंटेंसिटी को, जैसे 480 नैनोमीटर, इस इंटेंसिटी, मैक्सिमम हाईएस्ट इंटेंसिटी को इस कर्व में शो कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा यही, तो याद रखना है कि जो लैम्डा मैक्स होती है इट डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। जो लैम्डा मैक्स है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसे हो रही है, कम हो रही है, राइज इन टेम्परेचर। क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहां पर हम देखें कि ये वैल्यू अगर इसके टर्म्स में, यहां पर मैं इसको लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आप देखिए क्या हो रही है, इसमें लेफ्ट साइड को शिफ्ट होती हुई आपको दिखाई देगी ये। तो ये क्या है, यहाँ पे लैम्डा मैक्स का डिक्रीमेंट है। लैम्डा मैक्स वैसे तो मैक्सिमम है, इंटेंसिटी को, मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर 3000 है तो यहां पर हमने माना कितना, लगभग 966 नैनोमीटर मिला। फिर पीक पॉइंट 4000 पे 724 मिला, तो मींस ये यहां से यहां की तरफ शिफ्ट हुआ। ये रेड स्पेक्ट्रम है, फिर ऑरेंज है, फिर इस तरीके से येलो है, और डिफरेंट हमें स्पेक्ट्रम मिल रहे होते हैं। तो यहां से हम ये पॉइंट कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या पॉइंट बना हमारा, कि जो पीक वैल्यू है, पीक वेवलेंथ है, ये डिक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर। और ये भी याद रखना है, पीक इज डिस्प्लेस्ड टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो जितनी जो इसका पीक है, ये लैम्डा मैक्स है, यही पीक है हमारा, यही इसको हम पीक वैल्यू बोल रहे हैं। तो ये शिफ्ट हो रहा है कहां की तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, या कह सकते हैं लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो रहा है। स्टूडेंट, एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इसको अगर यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर रेंज दिखाई है, अगर इसकी बात करें रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो क्या होगा। तो रूम टेम्परेचर पर जब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी की गई तो हमें क्या मिला, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 300 केल्विन पर द वेवलेंथ ऑफ द थर्मल रेडिएशन आर मेनली इन इंफ्रारेड रीजन।
तो जो रूम टेम्परेचर था यानी कि टेम्परेचर कम था जिस समय, उस समय हमें विजिबल लेंथ का स्पेक्ट्रम रेडिएट होके नहीं मिल रहा था, बल्कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिल रहा था जो कि इनविजिबल था, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड रीजन में। मींस कहने का यह है कि लो टेम्परेचर पर भी ब्लैक बॉडी में कुछ ना कुछ रेडिएशन हो रहा है, और वो रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में लगभग 5 × 10⁻⁶ मीटर, यानी कि अगर कहें 50,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, इतना हमें यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन में मिलता है रेडिएशन। स्टूडेंट्स, कुछ इसकी जब इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट की स्टडी डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा की गई, तो एक साइंटिस्ट थे स्टीफन्स, जिन्होंने इसी से बाद में कंक्लूजन कहा था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस 6 पॉइंट में। क्या लिखा हुआ है कि द टोटल पावर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, टोटल पावर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन विल राइज विद टेम्परेचर। तो हमेशा रखिएगा स्टूडेंट कि जो टोटल पावर होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से वो भी बढ़ रही होगी, और वहां से स्टीफन्स ने ये एक लॉ दिया था, जिसको हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे भी, स्टीफन्स लॉ क्या है, किस तरीके से इसको बताते हैं। तो पावर जो होती है ये प्रोपोर्शनल थी किसके, उन्होंने बताया टेम्परेचर की पावर 4 की। अब इस पूरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बुक से रेफरेंस ले रहे हैं या कहीं से भी रेफरेंस ले रहे हैं, तो एक बहुत की पॉइंट है जो हमेशा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वो 2 बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। पहली चीज कि यहाँ पर जो भी स्पेक्ट्रम रेडिएट होगा, ब्लैक बॉडी को हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो भी रेडिएशन होगा उसका सीक्वेंस हमेशा रॉयजी-बिग के फॉर्म में होगा। मींस ये रॉयजी-बिग क्या है? उल्टा है, विब-ग्योर का अपोजिट कह सकते हैं, विब-ग्योर का अपोजिट। यानी कि पहला स्पेक्ट्रम हमें जो सबसे इनिशियल क्या मिलेगा? रेड। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल है, किसी भी, ये चाहे ब्लैक बॉडी की बात करें चाहे ऑर्डिनरी बॉडी की बात करें, हर किसी में इसी तरीके का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है हीट देने पर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आयरन रॉड है, उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो कलर मिलता है वो रेड होता है। हम कहते हैं लोहा बहुत गर्म हो गया, रेड कलर का हो गया। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि लोहा गर्म हो गया मींस रेड हो गया, मींस वो सबसे अभी कम स्टेज पर है, उस पर टेम्परेचर अभी कम है। अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो रेड से शिफ्ट हो जाएगा किस पर? ऑरेंज पर। यानी कि अब लोहा असल में गर्म हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीक्वेंस को, तो अभी भी लोहा गर्म नहीं है। लोहे को गर्म करने के लिए अभी भी उसमें येलो कलर चाहिए, मींस टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो वो येलो कलर तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट, जो एक्सट्रीम होता है, जो टेम्परेचर जब एक्सट्रीम में पहुंच जाता है, जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल में ये GB, IV सारे कलर्स दिखाई दें। ये एक्सट्रीम कलर होने पे येलो के बाद व्हाइट एक्सट्रीम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर का एक्सट्रीम पहुंचता है तो वो व्हाइटिश कलर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीक्वेंस है, चाहे हम यहाँ पर भी देख रहे हो, तो पहले हमें इंफ्रारेड मिला, ये वाला पॉइंट, इंफ्रारेड के बाद रेड, येलो, इस तरीके से ये सीक्वेंस हमें लेफ्ट की साइड शिफ्ट होकर के मिल रही है। अब दूसरा जो की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखने का, जिससे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक का रेफरेंस या कहीं से पढ़ लेते हैं तो वो कंफ्यूज क्यों होते हैं, कि यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया उसमें तो आप देख रहे होंगे पीक पॉइंट इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। किसी किसी ग्राफ में आपने देखा होगा, अलग अलग डिफरेंट जो बुक्स के राइटर्स हैं, तो अगर वो यहाँ पर लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अंतर यही होता है लैम्डा और एफ का, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी अगर ले लेते हैं तो जो इसमें लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग चल रही है पीक की, लैम्डा मैक्स की, वो शिफ्टिंग राइट की तरफ होने लगती है। इसी बात को यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, जिसको आप अलग से कहीं पर नोट कर लें और ध्यान रखेंगे। तो क्या है, तो ग्राफ के कह सकते हैं 2 वर्जन है, 2 तरीके के ग्राफ आप बना के शो कर सकते हैं। एग्जाम में एक ही बनाना है, जो मैंने यहाँ बनाया उसको ही बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बुक का रेफरेंस ले रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ग्राफ के 2 वर्जन है। एक वर्जन है आपका जो वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में है, दूसरा वर्जन जो है वो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर मैंने जो ग्राफ लिया हुआ है वो वेवलेंथ के टर्म्स में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है? वेवलेंथ। अगर इसी वेवलेंथ की जगह पे मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लूं तो हमेशा याद रखिएगा जो लैम्डा मैक्स में शिफ्टिंग होगी वो राइट साइड को होगी, ठीक है। तो इसके ग्राफ आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ग्राफ सर्च करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये शिफ्टिंग चल रही है, ये जो शिफ्टिंग मैंने यहाँ पर बनाई है,
वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, ग्राफ को मिरर इमेज कह दीजिए, उस तरीके का कुछ दिखने लगेगा। तो ये है ऑल अबाउट हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और होप स्टूडेंट्स की आपको इस लेक्चर में कुछ नई चीजें जरूर सीखने को मिलेंगी। अगर आपने पहले से भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे देखा है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो आपको जाहिर होगा कि कुछ ना कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। तो स्टूडेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दीजिए कि आपको इस वीडियो से क्या नया जानने को मिला है और आपको क्या लगा कि क्या चीज पे और बताना मुझे चाहिए था। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कमेंट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम जल्दी मिलेंगे अपने इसी मॉडर्न फिजिक्स की नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए